हेलो बच्चों, वन शॉट वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा नया टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और न्यूक्लियर का है। पहला हमारा जो पॉइंट है बच्चों, इसमें है आप लोगों का बोर्स पोस्टुलेट। बोर्स पोस्टुलेट जो है बच्चों, देखो अपने पास तीन पोस्टुलेट हैं बोर के। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन, जब एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के राउंड घूम रहा है, तब इसके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सर्कुलर मोशन की वजह से, एंड वहां से जो जनरेट हो रहा है वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दैट इज व्हाई सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दैट इज व्हाई द फॉर्मूला इज, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है mv²/r होता है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नथिंग बट 1/4πε0। यहाँ पे हमारे पास चार्ज की जगह पर इलेक्ट्रॉन रखा है एंड रेडियस इज r। तो आपका पहला जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट सिखाता है कि mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 e²/r²। ठीक है, इस फॉर्मूले को बस ध्यान में रखो, जिससे आप लोग आगे रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट एंड बहुत सारे डेरिवेशन जो है उसमें आपको डायरेक्ट ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी है। दूसरा जो पोस्टुलेट बोलता है बोर का, वो ये बोल रहा है कि इसके अंदर आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज mvr इक्वल्स टू nh/2π, राइट। तो ये दो चीजें हैं आप लोगों को समझनी है यहाँ पर, कि आपका जो सेकेंड बोहर पोस्टुलेट है वो एंगुलर मोमेंटम, देखो याद रखना एंगुलर मोमेंटम को लिखने का एक और फॉर्मूला भी है, दैट इज mvr होता है। ठीक है, एंड n जो है ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h जो है वो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड 2π इज अ नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर ये सारी चीजें नोट करनी है कि किस चीज को क्या कहा जाता है, राइट। थर्ड पोस्टुलेट जो है वो बोलता है कि एनर्जी फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट का डिफरेंस अगर आप लोगे तो ये वैल्यू आपको hν जितनी एनर्जी इमिट करता हुआ दिखाएगा। ठीक है, तो ये तीन बोर्स के पोस्टुलेट थे, एकदम सीधे सिंपल। अब इनके वजह से हम लोग बोर्स के पोस्टुलेट से आगे के बोर्स के रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी ये सब निकालेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको इनके फॉर्मूलाज भी डायरेक्ट बता सकता हूं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फॉर्मूले को कैसे आया ये याद रखो, क्योंकि सीईटी है ना, ऐसा हो सकता है कि आपको पूछे कि रेडियस ऑफ बोर पोस्टुलेट का इसमें से करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है। सो इफ यू अगर आप याद करोगे ना बच्चों, तो वो याद करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो थोड़ा डेरिवेशन को देख लो, जिससे आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, एंड कभी भी आप इस कंसेप्ट को सॉल्व कर सकते हो। तो फटाफट हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, रेडियस ऑफ बोर पोस्टुलेट। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो कितना रहता है इसको समझने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूं सब डिटेल में एक्सप्लेनेशन। हमें यहाँ पे आपका बोर का फर्स्ट एंड सेकेंड ये दो पोस्टुलेट्स इस्तेमाल करने हैं। बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है, mv²/r इज इक्वल टू, है ना, nh 1/4πε0 e²/r², राइट। अब यहां पर देखो बच्चों, ये r से एक r कैंसिल हो जाएगा, एंड हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो हमें v² की मिलेगी अगर मैंने m इधर लेकर आ गया तो, और अगर मैंने m इधर लेकर आया तो द फॉर्मूला बिकम्स 1/4πε0 e²/m/r। सो दिस इज माय फर्स्ट फॉर्मूला v² का, एंड अगेन मैं इस v² को मेरा इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। और अब स्टार्ट करता हूं, मेरा सेकेंड बोहर का पोस्टुलेट जो है वो बोलता है mvr इज इक्वल टू nh/2π, एंड देयरफॉर इधर से हमारे को क्या फॉर्मूला मिलेगा, अगर v का फॉर्मूला मैं देखूं तो ये हो जाएगा nh/2π m/r। इफ आई डिड स्क्वायर तो v² विल बी इक्वल टू n² h² 4π² m² r², ऐसा आ जाएगा, राइट ना बच्चों। यस, तो अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दोगे। स्क्वेयरिंग क्यों किया सर, स्क्वेयरिंग इसलिए किया बच्चों क्योंकि यहां पर भी मुझे v² दिख रहा है, तो इधर भी मैं v² निकाला, और मैंने क्या किया कि अब इन दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल है तो मैं RHS भी इक्वल बोल सकता हूं, राइट ना बच्चों। यस, तो बोलने के बाद क्या हो जाएगा, 1/4πε0 e²/mr विल बी इक्वल्स टू, यहां पर हमारे पास n² h² और क्या दिख रहा है 4π² m² r²। वेरी सिंपल। अब देखो, अब तक हमने कुछ खास नहीं किया है बच्चों, पहला फर्स्ट पोस्टुलेट लिया और इससे v² निकाला, सेकंड पोस्टुलेट लिया v² निकाला, इतना करने में तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। फिर इसको कंपेयर करोगे तो r मिल जाएगा। अब r कैसे मिलेगा, देखो यहां से एक r से एक r कैंसिल, m से एक m कैंसिल, पाई से पाई एक कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो अभी यहां पर आप देखोगे तो आपके पास इधर बचा है e² डिवाइडेड बाय ε0, और कुछ बचा है क्या, नहीं, इक्वल्स टू यहां क्या बचता है n² h² अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो गया है,
ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया है, तो अब क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे पाई एक बच रहा है और m इंटू आर बच रहा है। ये सारी चीजें बची है। मुझे r निकालना है तो मैं r को LHS की तरफ शिफ्ट करता हूं और इन दोनों को इधर लेके आता हूं। तो फॉर्मूला n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई me स्क्वायर ऐसा मिलेगा। देख लो बच्चों, राइट है कि नहीं, राइट है कि नहीं, यस। तो r की वैल्यू आप लोगों को जो मिली n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई me स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट का। या अब ये देखो, ये फॉर्मूले को तो याद रखना ही है आपको, ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर इस क्वांटिटी को छोड़ दोगे तो बाकी h प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, पाई और कांस्टेंट नंबर 3.14, मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आल्सो कांस्टेंट। तो अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट हो रही है तो इसकी कोई एक वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं हम, जिससे हमें कैलकुलेशन करते समय हेल्पफुल होगा। तो यहां से आगे बच्चों आप लोगों को एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज भी याद रखनी है कि यहां पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा सॉल्व करके, तो r की वैल्यू मुझे इन सब का कांस्टेंट 0.53 निकाल कर देगा इनटू रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट के बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो n, ये n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे बच्चों, इसका आंसर आपको एमस्ट्रॉन्ग में मिलने वाला है। किसमें मिलेगा, ठीक है, किसमें मिलेगा, एमस्ट्रॉन्ग में मिलेगा, याद रखना इसकी वैल्यू, ठीक है, 0.53 इंटू n स्क्वायर एमस्ट्रॉन्ग, राइट। अगर आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पूछेंगे तो भी अगर आपको नैनोमीटर रख दे, ठीक है, या एमस्ट्रॉन्ग रख दे, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गई आपकी वैल्यू, इसको याद रखना, ये आपका काम बहुत ज्यादा आसान करने वाला है कैलकुलेटिंग करते समय, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आप लोगों को रेडियस के बारे में पूरा आइडिया आया है, रेडियस का बोहर ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है, रेडियस का एक्चुअल कैलकुलेशन करते समय आपका क्या रिलेशन है, सो आप आगे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये भी याद रखना कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, तो r1 by r2 विल बी इक्वल्स टू n1 by n2 का होल स्क्वायर, है ना, ये भी याद रखना क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे अगर आपका ये पॉइंट क्लियर है तो अब हम वेलोसिटी ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट। अब इसको भी निकालने के लिए आप लोगों को मैं फिर वापस रिलेशन याद दिला दूं कि अगर फिर हमें बोहर का सेकंड पोस्टुलेट इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो वेलोसिटी का एक्चुअली फॉर्मूला अगर निकालना है, वेलोसिटी, ठीक है, टेक एज कि हमें सेकंड पोस्टुलेट क्या पता है, सेकंड पोस्टुलेट बोल रहा है। अब यहां याद रखना बच्चों, जो आप लोगों ने r की वैल्यू निकाली है ना, मैं यहां पे रखता हूं n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई me स्क्वायर, ये हमारे पास r की वैल्यू है, ये रखता हूं मैं अपने पास, ठीक है। सेकेंड बोहर का पोस्टुलेट जो है वो बोलता है कि अगर आप mvr इक्वल्स टू रख सकते हो nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहां पे v निकालना है, v निकालने के लिए आप nh अपॉन 2 पाई m इंटू r ऐसा रख दो, और बहुत आसान है बच्चों, यहां से आगे आपको 2 पाई m, r की वैल्यू आपने कितनी निकाली है वो वाली वैल्यू यहां रख दो, तो लाने के बाद क्या आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई me स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एंड यहां से आप m से m कैंसिल कर दोगे, पाई से पाई कैंसिल कर दोगे, राइट। अब n से ऊपर का नीचे का भी एक n कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ऊपर आपको दिख रहा है ये डिनोमिनेटर का टर्म है, न्यूमिनेटर में आ जाएगा e स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां क्या आएगा 2nh एप्सिलॉन नॉट, एंड इफ यू सी v जो है वो ये फॉर्मूला आपका आ गया, इसको याद रखना है कि e स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट, ये हमें काम करने वाला है। फिर से देखो बात, तो v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली रिलेटेड टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये बात यहां से समझ में आ रही है। और अगर आप देखोगे तो ये सारा कांस्टेंट है, तो फिर एक कांस्टेंट आके यहां पे क्या करेगा, वैल्यू रख देंगे हम, तो v इज इक्वल टू, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय n मीटर पर सेकेंड, ये आपका वैल्यू आता है वेलोसिटी का, ठीक है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, समझ सकते हो ये सारी चीजें, और तो आपको आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करते समय n किस ऑर्बिट में है वो देकर आपको सॉल्व करने के क्वेश्चंस दे सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी भी निकल गया, आपके लिए समझना ये जरूरी है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एंड ये वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डन। चलिए तो अब आप v भी निकाल चुके हैं, r भी निकाल चुके हैं, अब आता है थर्ड रिलेशन जो कि e का है। एंड बच्चों e का डेरिवेशन हम जो है वो नहीं करेंगे यहां पर, क्योंकि e का डेरिवेशन थोड़ा बहुत ही लंबा है।
अगर आपको इसका भी डेरिवेशन देखना है तो इसके लिए आप मेरे बोर्ड्स की जब थ्योरी में सिखा रहा था तो ई का डेरिवेशन मैंने किया हुआ है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसलिए यहां पे हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ई का फॉर्मूला एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट इज नथिंग बट -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर। ठीक है, अब इसका यूनिट जो होता है वो किस में आता है, ये ध्यान में रखना, इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक बात याद रखो कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे रेडियस देखो तो आप जो भी निकाल रहे हो 0.53 इंटू n स्क्वायर, ये जो है ये आपका किस में आ रहा था? एमस्ट्रॉन्ग में आ रहा था। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आई है और जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है। तो आपके तीन फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर आपको ये थ्योरी पता है ना बच्चों, तो आप बहुत से क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, यहां एक और बात समझनी जैसी है, n की वैल्यू जैसी जैसी बदलती जाएगी आप लोगों का e बदलेगा। एंड इफ इट हैज, देखो एग्जाम में डायरेक्ट सवाल रहता है कि आप लोगों को एनर्जी थर्ड ऑर्बिट में फाइंड करने को बोलते हैं, फोर्थ ऑर्बिट में फाइंड करने को बोलते हैं। तो अगर आप यहां पे ही याद कर लो तो आपका बहुत सा टाइम कैलकुलेशन करते समय बच जाएगा। क्या क्या? देखो n की वैल्यू अगर 1 रखे बच्चों तो e की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमने n की वैल्यू 2 रखी तो क्या होगा? एनर्जी 2 मतलब 4 मतलब -3.464 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिवाइड करके देखो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12 होता है समथिंग व्हाट, तो आंसर एग्जैक्ट कुछ 3.4 आने वाला है। अगर n की वैल्यू आपने 3 रखी तो एनर्जी जो आएगा वो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, समझ रहा है? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो आंसर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और अगर आपने n की वैल्यू 4 रखी तो एनर्जी जो है वो आने वाला है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये कुछ आप लोगों के आंसर्स हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में यूज करने हैं अगर आप कैलकुलेशन को फास्ट सॉल्व करना चाहते हो। बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे को बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एंड जो मोमेंटम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये दो चीजें ऐसे ही याद रखो कि ये आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सवाल आ सके तो यही पूछेंगे कि इनका रेशियो पूछ सकते हैं कि ω1/ω2 इक्वल टू n2/n1 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनके रिलेशन याद रखो जैसे आपने एनर्जी, वेलोसिटी और आपके रेडियस के रिलेशन देखे थे n के कंपेयर में। ठीक है, आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अब आपके सामने ये सारा डायग्राम रखा हुआ है। देखो यहां पर आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि लाइमन, बाल्मर, पास्चन ब्रैकेट्स, पी फंड ऐसे 5 सीरीज है। इसमें n की वैल्यू 1 होगी तो लाइमन सीरीज में, n की वैल्यू 2 होगी तो n की वैल्यू 3 होगी तो पास्चन में। ऐसे आप लोगों को पूरी मैंने वैल्यूज बता के रखी हुई है। एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी जो है मैंने यहां पे बताया है कि अगर आप लाइमन सीरीज को देखा जाए तो वो यूवी रेज इमिट कर रहा है, बाल्मर विजिबल रेज के अंदर आता है, एंड जो पास्चन ब्रैकेट पी फंड है ये इंफ्रारेड रेज में आते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखो, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को थोड़ी देर पहले पिछले स्लाइड में हमने देखा कि अगर n की वैल्यू 1 है तो एनर्जी कितना होगा? -13.6। सेम वे आप लोगों की एनर्जीज जो है वो आगे यहां पर लिखी हुई है कि अगर सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है तो कितनी हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान में रखना बच्चों की एनर्जीज आपकी जो है वो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो एनर्जी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। मेरी बात ध्यान से समझना, एनर्जी जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो इंक्रीज होती जा रही है। देखो -13.6 है, फिर -3.4 हुआ, फिर -1.51 हुआ, तो मतलब एनर्जी क्या है? एक्चुअली एक समय के बाद कितनी पे आ जाएगी? 0। और 0 कब आएगी? जब वो कुछ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा तब। मतलब आपकी एनर्जी जो है वो जैसे जैसे ऊपर जा रही है वो बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव होने लग जाएगी। तो बात की बात है बच्चों, बस इतना याद रखना कि अगर एनर्जी ऊपर है, जितनी ऊपर ऊपर जा रहे हो आप एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो अगर वेवलेंथ पूछा जाएगा तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? वी नो दैट कि एनर्जी इज E इक्वल टू h न्यू होता है ना। अच्छा, E h न्यू का मतलब c/λ होता है। तो आप लोग यहां पर c और एनर्जी के बीच में और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन देखोगे तो इनवर्स है। तो जिसकी एनर्जी ऊपर ऊपर ज्यादा हो रही है उसका वेवलेंथ जैसे जैसे ऊपर जा रही है वो कम होता जाएगा। दैट मीन्स कि अगर कोई आपको पूछे कि लाइमन बाल्मर सीरीज में लाइमन की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर आपको निकालना होगा बच्चों तो आप कहां से निकालोगे? जस्ट इसके ऊपर वाले सीरीज से निकालोगे। क्योंकि क्या है, जितना आप लोगों का वेवलेंथ यहां पर देखो ना, मैंने डिस्टेंस कम करता हुआ दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो वेवलेंथ है वो फर्स्ट के जिस सीरीज के अगली सीरीज में है, जो भी लाइन पे खड़ा है अभी, उसके अगले सीरीज से आपकी वेवलेंथ मैक्सिमम निकलेगी। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां निकलेगी? जब आप इंफिनिटी से जंप करोगे तब।
ये बातें थोड़ी सी समझने में मुश्किल होती है, इसकी टेंशन मत लो, लेकिन इसको ध्यान से समझो, क्योंकि कैसा है अगर आप एमएसटीसीटी के क्वेश्चंस देखोगे तो ज्यादातर मैक्सिमम वो इसी कंसेप्ट पे पूछते हैं। क्यों? इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है 1/λ इज इक्वल टू r ब्रैकेट 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ना, लाइमन की लॉन्गेस्ट कितनी, लाइमन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी, इन सब पे सवाल रहता है। तो ये कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। हम क्वेश्चन जब करेंगे ना तब आपको ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो ये फॉर्मूला प्लस अभी जो बातें कर रहा हूं अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो वीडियो को ध्यान से देखते रहो, आपको आगे क्वेश्चंस में समझ में आने लग जाएगा। अब देखना मेरी बात, यन जो है वो आप लोगों का क्या है, जो ऑर्बिट के अंदर वो प्रेजेंट है। मतलब अगर लाइमन की बात की जाए तो अगर आपको बोला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो तो आपकी यन की वैल्यू, लाइमन की कौन सी सीरीज है, फर्स्ट नंबर की, तो यन की वैल्यू तो फिक्स है। यम की वैल्यू जो है वो आप लोगों की डिपेंड करेगी कि आपको कौन सा वेवलेंथ निकालना है, लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट। फॉर एग्जांपल लॉन्गेस्ट निकालना है तो आप जस्ट उसके ऊपर वाली सीरीज से उसका एन का वैल्यू रख लेंगे। तो यन क्या है, अगली वाली सीरीज बाल्मर की है, यहां पे आपकी यम की वैल्यू कितनी होगी, 2। समझ में आ रहा है? वैसे ही एम की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। तो आपका यम जो है वो वेरी करता रहेगा, एक बात समझ लो। और लाइमन सीरीज के अंदर आप लोगों को ऐसा ही इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही सेम बाल्मर के लिए भी आप समझ सकते हो कि अगर बाल्मर के लिए बोला तो यन की वैल्यू 2 हो जाएगी, यम की वैल्यू उसके ऊपर वाले से आएगी, दैट इज 3 से आएगी। ऑलराइट, क्लियर हो रहा है ये। अब यहाँ पे आप एक बात और याद रखो, ये आर जो है वो आपका क्या है, आर जो है वो रिनबर्ग कांस्टेंट है, रिनबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू भी आप लोगों को एग्जाम में पूछी रहती है। इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट होता है पर मीटर। क्या होता है, पर मीटर यूनिट होगा इसका। एंड अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो आर की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, ये होती है आपकी रिनबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, लेकिन बच्चों अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको आर की वैल्यू थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी सॉल्व करते समय। आप इसकी लैम्डा की वैल्यू निकालने वाले हो, वो डिनोमिनेटर के अंदर है, फिर इसका कैलकुलेशन करना है। इसलिए मैं एक और आपको हिंट दे रहा हूं जो आपको एग्जाम अभी तो नहीं समझेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। 1/r की वैल्यू याद रखो 911 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। 1/r की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आइसोटोप्स को समझते हैं। अब देखो आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो आप बोलोगे सर कहां इस्तेमाल होने वाला है। यस, ये इस्तेमाल होता है बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि अगर आपको आइसोटोप का मीनिंग नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को सही से नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको ये कंसेप्ट जानने जरूरी होते हैं। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, ऐसा आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, पर डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर देखो सेम है, बट एटॉमिक मास नंबर क्या है, डिफरेंट होता जा रहा है। ऐसे टाइप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं। देखो ये बात आपको पता है ना बच्चों कि हम एटॉमिक नंबर किधर बताते हैं, नीचे, और एटॉमिक मास नंबर किधर बताते हैं, ऊपर, है ना। एटॉमिक नंबर को हम Z से बताते हैं, एटॉमिक मास नंबर को हम A से बताते हैं। और इसी वजह से आपका एटॉमिक मास नंबर जो है वो वेरी कर रहा है एंड एटॉमिक नंबर जो है वो कांस्टेंट है। ऐसे जब भी देखोगे आप उसको आइसोटोप्स बोलोगे, इसका ध्यान में रखना। आइसोबार, अब आइसोबार्स क्या होते हैं बच्चों, सेम एटॉमिक मास, जैसे यहां पे एटॉमिक नंबर सेम है, यहां एटॉमिक मास नंबर सेम है, पर एटॉमिक नंबर वेरी करेगा यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप देखो 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर देखो 2 है, पर हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास नंबर 3 होता है, और हीलियम का भी एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास नंबर 3 होता है। तो देखो यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर सेम आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर वेरी कर रहे हैं। तो आप लोगों को इनको आइसोबार्स कहा जाता है। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, ये यहां मेरा इंपॉर्टेंट टारगेट था। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट से रिलेटेड सवाल बहुत कम रहते हैं, एक्चुअली बोला जाए तो बहुत रहते ही नहीं है, पर इसका फॉर्मूला आपको जानना रहना चाहिए कि डेल्टा एम इज इक्वल टू एम इंटू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन ब्रैकेट क्लोज माइनस कैपिटल एम। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? डेल्टा एम इज नथिंग बट जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम। दैट इज जेड जो है ये आपका एटॉमिक नंबर है ना, और ए जो है वो एटॉमिक मास नंबर है, एम जो है ये मास ऑफ प्रोटॉन है, एम एन जो है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, और ये जो है वो मास मेजर्ड। देखो बात ध्यान से समझना, मास डिफेक्ट होता क्या है? मास डिफेक्ट वो चीज है, देखो आप एक न्यूक्लियस को लेकर हो और उसका मास देख रहे हो अकेले में,
और एक आपने न्यूक्लियस उठाया और आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियस मिले हुए और आपने उसका मास देखा, तो एक्चुअली क्या है, मास का जो डिफरेंस आ रहा रहता है ना, इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं हम मास डिफेक्ट से। ठीक है, इसमें डिफॉल्ट्स रहते हैं थोड़े बहुत, ये आगे की बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें, यहां हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं ज्यादातर, तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इस फॉर्मूले के अंदर ना रखो तो समझ में आ ज्यादा अच्छी तरह से, सिर्फ फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, नहीं पता है जो चीज मैंने आप लोगों को अभी भी बताई वो सब चीजें आप नोट कर लो, मैंने अभी रिवाइज किया था। ठीक है, तो वीडियो को पीछे जाकर आप देख सकते हो और इनको आप नोट कर लो। ठीक है, किसको क्या कहा जा रहा है, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा मास डिफेक्ट का कंसेप्ट खत्म होता है। अब इसके बाद आता है एक बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट इज मास इंटू सी का स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब यही आप मास डिफेक्ट के अंदर कंसीडर करोगे और सी डिवाइडेड बाय आप लोगों को, ये देखो ये सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, मास डिफेक्ट रखते समय आप डेल्टा एम रखना, मतलब ये सारी वैल्यूज को रखोगे माइनस सी स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, ये ध्यान में रखो, बाइंडिंग एनर्जी तब निकल जाएगी आपकी, वेरी सिंपल। ठीक है, तो बच्चों आगे अगर देखा जाए तो रेडियो एक्टिव डीके ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अल्फा, बीटा, गामा, 3 टाइप के डीके होते हैं इसके अंदर। अल्फा डीके किसे कहा जाता है, देखो अगर आपके पास एक एलिमेंट है एक्स नाम का, जिसका एटॉमिक नंबर आप बोलो जेड है और एटॉमिक मास नंबर ए है, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 4 हो सकता है, यहाँ 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को उसके अंदर अल्फा डीके देखना है तो इसमें होता क्या है कि आपकी एक्स की वैल्यू अब बदलकर वाई हो जाएगी। ठीक है, वो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, जैसे ये यूरेनियम है और ये थोरियम है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं आप। तो Z जो है वो आपका 2 से कम हो जाएगा, है ना, और जो आपका A है वो 4 से कम हो जाएगा। ऐसा अगर आपको डीके दिखता हुआ मिल रहा है तब आप उसको बोलोगे ये अल्फा डीके करेगा। इसका एक एग्जांपल आपके लिए सबसे बेस्ट जो रहेगा वो होगा यूरेनियम का। आप यूरेनियम के अंदर देखो तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 एंड एटॉमिक मास नंबर होता है 238। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी यूरेनियम के बाद वैल्यू जो आएगी वो थोरियम की आएगी, वो 2 से कम हो गया और ये 4 से कम हो जाएगा और इसमें से जो इमिट होगा वो अल्फा डीके होगा। ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान में रखो कि अगर ऐसा एलिमेंट आपको दिख रहा है जहां पे आपका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 4 से कम हो रहा है और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो रहा है, तब आप उन टाइप के डीके को क्या बोलेंगे, अल्फा डीके कहोगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। चलो इसको नोट भी कर लो, ये थोड़ा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम से थोरियम का कन्वर्जन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड ऐसे मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे रहेंगे ये आप लोगों को एग्जाम में देखना है, प्रैक्टिस करने हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद बीटा डीके। बीटा डीके जो होता है इसमें आपका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास नंबर A है। जब रिएक्शन होती है तब इस समय क्या होता है कि आपका एटॉमिक नंबर जो है वो बदल रहा नहीं है, पर एटॉमिक मास नंबर जो है वो नहीं बदल रहा है और एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाता है। अगर ऐसे टाइप के डीके हो रहे हैं प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो रहा है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिमूव हो रहा है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आप बोलने का है कि ये जो हो रहा है बीटा डीके हो रहा है। ठीक है, इसमें आप लोगों को इतना गौर करना है कि एटॉमिक मास नंबर जो है वो एज इट इज रहेगा और नंबर 1 से बढ़ जाएगा, बस इतनी सी बात, यही होती है बीटा डीके। गामा डीके बहुत आसान है, आपका पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो जब इमिट होगा तो वो अपने डॉटर न्यूक्लियस को इमिट करता है इसके साथ। ठीक है, तो वो एज इट इज साइज थोड़ी कम रहती है पेरेंट न्यूक्लियस से, यही बात रहती है, और एनर्जी थोड़ी बहुत कम रहेगी। तो ये सब बातें हैं जो रेडियो एक्टिव डीके के अंदर 3 टाइप के डीकेज में आपको दिखते हैं। इसके बाद आता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एंड ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n = n0 e⁻ लैम्डा × t। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, वेयर n जो है ये आप लोगों का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम t = t और n0 जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम = 0। जब टाइम 0 है तब आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट n0 से बताएंगे, और जब आपका टाइम कुछ हो चुका है जैसे 5 मिनट 10 मिनट जो भी क्वेश्चन में आपको बोला है, अगर उस समय के बाद आप देखोगे तब आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n रहेगा। लैम्डा का मतलब डीके कांस्टेंट होता है, ये ध्यान में रखो, और t जो है वो टाइम है। बस इतनी सी कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ख्याल में रखनी है, एकदम आसान। इसका हाफ लाइफ पीरियड भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है ना, ये कितना रहता है, T½ = 0.693 डिवाइड बाय यहाँ पे लैम्डा। ठीक है, ये आप लोगों को केमिस्ट्री में भी मिलता है और यहाँ आपको फिजिक्स में भी मिलेगा। ठीक है।